तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बताने वाला हूँ, स्टेम रॉट और फ्रूट रॉट ऑफ पपाया के बारे में। ठीक है, पपीता का एक बहुत ही मुख्य रोग है, तो पपीते का तना विगलन और जड़ विगलन रोग के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। इसे अंग्रेजी में स्टेम रॉट और फुट रॉट ऑफ पपाया के नाम से जाना जाता है, मतलब पपीते का स्टेम रॉट और फुट रॉट डिजीज। तो चलिए देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, पहले बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यह पपीते की एक प्रमुख बीमारी है। यह रोग भारत के अलावा अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों से मिलता है। ठीक है, यह जो पपीते का रोग होता है एक मुख्य बीमारी है। यह रोग भारत के अलावा अन्य देशों में जैसे दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों में मिलता है। इस रोग के कारण पपीते के पौधे क्षतिग्रस्त होने से काफी अधिक हानि होती है। यह रोग जब किसी पौधे में लग जाता है तो वह पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अधिक हानि होती है। यह रोग वर्षा ऋतु में जून के अंत से अगस्त के महीने में अत्यधिक हानि हो जाता है। यह जो रोग होता है वर्षा ऋतु के समय में जून के अंत से अगस्त के महीने में अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यह रोग यूपी के पपीता उगाने वाले लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाता है तथा पपीता की फसल में अत्यधिक हानि का कारण भी बनता है। यह जो रोग होता है पपीता उगाने वाले उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। इस रोग से पपीते की फसल में अत्यधिक हानि भी होती है। तो यह था पपीते का जो मुख्य रोग है, स्टेम रॉट और फुट रॉट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सिम्टम देखेंगे, लक्षण देखेंगे, तो हमने इसका लक्षण जो है, सिम्टम जो है, इसको दो पार्ट में बांट दिया। स्टेम रॉट का अलग देखेंगे और फुट रॉट का अलग देखेंगे। स्टेम रॉट मतलब तना विगलन, फुट रॉट मतलब जड़ विगलन। ठीक है, तो स्टेम रॉट का देखते हैं। तो पौधे के तने के निचले भाग पर मृदा सतह के पास गीले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ठीक है, धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे शुरुआत में छोटे होते हैं लेकिन बाद में आकार में बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब ये देखिए, जैसे केले का पौधा, सॉरी पौधा है पपीता का, शुरू शुरू में क्या होगा कि यह जहाँ पर जड़ से ऊपर और तना से नीचे, ठीक है, पौधे के तने के निचले भाग पर, यह जो पौधे के तना है ना, इसके निचले भाग पर मृदा सतह के पास गोले और भूरे रंग के धब्बे बनेंगे। गीला और भूरा रंग का धब्बा बनता है। ठीक है, यह धब्बा पहले छोटा होता है लेकिन समय के साथ साथ बड़ा होता जाता है और आपस में मिल जाता है, आपस में मिलकर एक धब्बा बन जाता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है यह धब्बे तने के ऊपरी भागों तक फैल जाते हैं। जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है तो ये जो धब्बे होते हैं तने के ऊपरी भागों तक फैल जाते हैं, जिससे तना सड़ने लगता है और कमजोर हो जाता है। जिससे क्या होता है, तना भी सड़ने लगता है और कमजोर हो जाता है। रोगग्रस्त पौधों में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और अंततः झड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है, झड़ जाती हैं, जिससे तना सड़ने लगता है और कमजोर हो जाता है। पत्तियां झड़ जाती हैं तथा गंभीर रूप से संक्रमित पौधे या संक्रमित रूप से सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बोलने में। तो पत्तियां झड़ने लगती हैं और कमजोर हो जाता है, तब पत्तियां झड़ जाती है तथा गंभीर रूप से संक्रमित पौधे में तना पूरी तरीके से सड़ जाता है, जिसके कारण पूरा पौधा जो होता है वह मर जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, इसका सिम्टम क्या है फूट स्टेम रॉट का। पौधे के तने के निचले भाग पर मृदा की सतह के पास से क्या होता है कि गीले और भूरे रंग के धब्बे गिरा दिखाई देते हैं। ये धब्बे शुरुआत में छोटे होते हैं लेकिन बाद में आकार में बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है ये धब्बे तने के ऊपरी भागों तक फैल जाते हैं, जिससे तना सड़ने लगता है और कमजोर हो जाता है। जिससे क्या होता है, तना सड़ने लगता है और कमजोर हो जाता है। रोगग्रस्त पौधे में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और अंततः पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे तना सड़ने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं। पत्तियां झड़ जाती हैं तथा गंभीर रूप से संक्रमित पौधे पूरी तरीके से सड़ जाता है, जिसके कारण पूरा पौधा मर जाता है। इस रोग को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यही है पपीते का स्टेम रॉट डिजीज। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेम जो है यहाँ से जमीन के कुछ ऊपर के भाग से क्या हो रहा है कि छोटे छोटे धब्बे बंदे, जो धब्बे बाद में बड़े जाते हैं, बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं। पहले देखिए इस पे छोटा छोटा ऐसे धब्बा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धब्बा बड़ा हुआ, इस प्रकार से बड़ा होते होते आपस में सभी धब्बा पूरा एक बार मिल गया। ठीक है, और मिलकर क्या किया, तने के भाग में पूरा फैल जा रहा है, फैल रहा है, देखिए आप लोग दिख रहा होगा। जिससे तना जो होता है इसका, यहाँ का जो तना है यहाँ का, वो पूरा सड़ने लगता है। और सड़ते सड़ते क्या होता है कि पौधा जो होता है कमजोर हो जाता है और रोगग्रस्त पौधे में पत्तियां जो, इसकी जो पत्तियां होती हैं ऊपर से पत्ती हो और झड़ जाती है पीली पड़कर, और
पौधा जो होता है बाद में यदि अधिक प्रकोप हो जाता है तो यहीं से पौधा गिर जाता है। आप लोग गांव में कुछ लोग जो होंगे गांव वाले देखे होंगे, जब हवा चलता है तो कुछ पौधा पपीते का होता है नीचे से गिर जाता है, किसके कारण होता है? स्टेम रॉट के कारण ही होता है। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब फुट रॉट के सिम्टम के बारे में। किसके बारे में? फुट रॉट के सिम्टम के बारे में। तो फुट रॉट का सिम्टम देखते हैं। जड़ सड़न रोग से ग्रसित पौधे में जड़ें सड़ने लगती हैं और उनका रंग काला पड़ने लगता है। ठीक है, यह जो रोग होता है, यह रोग यदि किसी पपीते के पौधे में लग जाता है तो उसका जड़ सड़ने लगता है और रंग काला हो जाता है। सड़ी हुई जड़ें मिट्टी से चिपक जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। जो सड़ी हुई जड़ें होती हैं मिट्टी से चिपक जाती है, उसके बाद आसानी से टूट जाती हैं। और रोगग्रस्त जड़ें पौधे की मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषण करने में अभी असमर्थ होती है। ठीक है, जो रोगग्रस्त जड़ें होती हैं वह पौधे को मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषण करने में असमर्थ होती हैं। पोषण की कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और छोटे आकार की रह जाती हैं और पत्तियों का जो विकास होता है वह भी रुक जाता है। ठीक है, पोषण की कमी के कारण पौधे की जो पत्तियां होती है वह पीली पड़ने लगती हैं और छोटे आकार की रह जाती हैं, जिससे पत्तियों का विकास रुक जाता है। जड़ सड़न से जो ग्रसित पौधे होते हैं वह कमजोर हो जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। गंभीर मामलों में जड़ सड़न से पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह था आप लोगों का फुट रॉट। इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया कि जो पपीते का फुट रॉट डिजीज होता है, यह क्या होता है कि जब सड़ने लगता है। ठीक है, इसका जो जड़ होता है सड़ने लगता है और उनका रंग काला पड़ जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसका रंग जो है वह काला पड़ गया है। ठीक है, और मिट्टी से चिपक गया है, मिट्टी से पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर चिपक गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर चिपका हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। रोगग्रस्त पौधे की जड़ें होती है जल और पोषक तत्वों से ठीक से शोषण नहीं कर पाती हैं। अब देखिए जड़ जो है सड़ गया है तो या मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होगा, जल होगा, उसका ठीक से शोषण नहीं कर पाएगी, जिससे इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, धीरे धीरे झड़ जाएंगी। और यदि यही रोग अधिक प्रकोप वाला हो जाएगा तो पौधे सूख जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी पौधे की। तो यह था रूट सॉरी तो यह था रूट रॉट। और इसके पहले मैंने दिखाया आप लोगों को, सॉरी यह फुट रॉट, और उसके पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को स्टेम रॉट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इन सभी का ईटियोलॉजी। क्या देखेंगे? ईटियोलॉजी देखेंगे। ईटियोलॉजी मतलब हम लोग ये जानेंगे ना कि यह रोग किसके कारण होता है, क्या कारण है इस रोग के होने का। ठीक है, उसी को बोलते हैं ईटियोलॉजी, हेतु की इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? तो पीथियम पीथियम एफेनिडर्मेटम के कारण यह रोग होता है। पीथियम एफेनिडर्मेटम, पीथियम एफेनिडर्मेटम एक कवक होता है, उसी के कारण यह रोग पपीते के पौधे में लगता है। क्या नाम है? पीथियम एफेनिडर्मेटम। फिर से सुनिएगा, पीथियम या पाइथियम एफेनिडर्मेटम। तो यह रोग पीथियम एफेनिडर्मेटम नामक फंगस अथवा फंगस के समान दिखने वाले जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, यह जो रोग होता है पपीते का, रूट रॉट और स्टेम रॉट, यह पीथियम एफेनिडर्मेटम नामक फंगस अथवा उस फंगस के समान दिखने वाले जीवों से होता है। तो यह था इसका इटियोलॉजी। आगे देखेंगे इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल मतलब रोग चक्र, कैसे रोग लगता है, जब पौधे में रोग नहीं होता तो वह कहाँ पर चला जाता है और फिर कहाँ से रोग आ जाता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो यह जो रोग होता है, यह जो रोग होता है मृतोपजीवी के रूप में पौध अवशेषों पर जीवित बना रहता है। यह जो रोग होता है मिट्टी में और पौध अवशेषों पर मृतोपजीवी के रूप में बना रहता है। भूमि में पौध अवशेषों पर अथवा कार्बनिक पदार्थों पर रोग कारक के ओस्पोर्स काफी लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, भूमि में और पौध अवशेषों पर अथवा कार्बनिक पदार्थों पर जो इसके रोग कारक होते हैं, वो इसके स्पोर्स मतलब कुछ भाग काफी लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। पौध अवशेषों पर मौजूद ये स्पोर्स ही प्राइमरी इनाकुलम का कारण बनते हैं, मतलब प्राथमिक निवेश द्रव्य का कारण कौन बनता है? तो यही जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और पौध अवशेषों पर भूमि में मौजूद होते हैं, यही स्पोर्स क्या करते हैं? प्राइमरी इनाकुलेशन का कारण बनते हैं। वो स्पोर्स अनुकूल वातावरण परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं तथा नर जनन नलिकाएं या चल बीजाणु, ठीक है, चल बीजाणु उत्पन्न करते हैं। चल बीजाणु मतलब क्या होता है? वीर्य बोल सकते हैं इसको, एक भाषा में, सामान्य भाषा में बोले तो। ठीक है, तो ओस्पोर्स अनुकूल वातावरण परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं तथा जनन नलिकाएं अचल बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ओस्पोर्स से बनी ये जनन नलिकाएं अथवा चल बीजाणु अंकुरित होकर
पौधे में प्राथमिक संक्रमण कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहा है कि यह रोग जो होता है मृतोपजीवी रूप में पौधावशेषों पर जीवित बना रहता है। भूमि में पौधावशेषों पर अथवा कार्बनिक पदार्थों पर रोग कारक के जो स्पोर्स होते हैं वो काफी लंबे समय तक प्रस्तुत अवस्था में रहते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। पौधावशेषों पर मौजूद स्पोर्स ही प्राइमरी इनॉकुलेशन के कारण बनते हैं। वो स्पोर्स को यदि अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो बढ़ने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जनन नलिकाएं या चल बीजाणु उत्पन्न करते हैं। उस स्पोर्स से बनी ये जनन नलिकाएं अथवा चल बीजाणु अंकुरित होकर पौधे में प्राथमिक संक्रमण कर देती हैं। प्राथमिक संक्रमण होने के पश्चात, ठीक है, जब प्राथमिक संक्रमण हो जाता है उसके बाद रोग कारक से परपोषी पौधे पर असंख्य स्पोरेंजिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब प्राथमिक संक्रमण हो जाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो रोग कारक होता है, क्या जो लेजेंट होता है, उससे परपोषी पौधों पर अनेक स्पोरेंजिया उत्पन्न होते हैं और परपोषी पर स्पोरेंजिया हवा, पानी एवं कीटों द्वारा आसानी से फैल जाते हैं तथा अंकुरित तो होकर चल बीजाणु उत्पन्न करते हैं। फिर से यह अंकुरित होकर क्या करते हैं, चल बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। ये चल बीजाणु अंकुरित होकर जनन नलिकाएं बनाती हैं जिनके द्वारा दूसरे पौधे में भी द्वितीयक संक्रमण हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, दूसरा पौधा जो होता है उसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, द्वितीयक संक्रमण हो जाता है। आगे देखेंगे अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन। तो अधिक वर्षा में यह तेजी से फैलता है। ये देखिए जहाँ पर पानी वाला क्षेत्र रहेगा ना वहाँ पे ज्यादा होता है। रूट रॉट जो होता है पानी वाले क्षेत्रों में, सॉरी फूट रॉट पानी वाले क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, तो अधिक वर्षा में यह बहुत तेजी से फैलता है। ये तथा रोग कारक कवक जो है, फंगस जो, इसके लिए 36 डिग्री तापमान उचित माना जाता है। जिसके कारण यह रोग हो रहा है उस फंगस के लिए 36 डिग्री तापमान उचित माना जाता है। इसका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब कि कैसे आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए रोगग्रस्त पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर, ठीक है, उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए अथवा मिट्टी में गहरा दबा देना चाहिए। ठीक है, रोगग्रस्त पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर निकाल ले तथा उन्हें जला दें अथवा मिट्टी में गहरा दबाकर नष्ट कर दें। यह पॉइंट आप लोग सभी फ्रूट में लिख सकते हैं, सभी हार्टिकल्चर क्रॉप में यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, पौधों का पुनर्रोपण उन्हीं गड्ढों में नहीं करना चाहिए जहां पर यह रोग एक बार प्रकट हो गया है। यह पॉइंट भी आप लोग सभी फ्रूट में यूज कर सकते हैं कि पौधे का जो पुनर्रोपण है उन्हीं गड्ढों में नहीं करना चाहिए जहां पर यह रोग पहली बार हुआ था। अगला पॉइंट है, पौधों को सूखी मिट्टी में उगाकर उचित पानी देना चाहिए। पौधा जो है इसको क्योंकि अधिक पानी में इसमें रोग लग जाता है, इसलिए सूखी मिट्टी में उगाकर अलग से पानी देना चाहिए, इससे रोग कम लगता है इसके पौधे में। अगला है, खेत से खरपतवार उखाड़ते समय अन्य क्रियाएं करते समय सावधानी रखना चाहिए कि पौधे पर घाव कम से कम हो। इस पॉइंट को आप लोग सभी हार्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं कि खेत से जब हम खरपतवार को उखाड़ते हैं, निकालते हैं या अन्य कोई भी कृषि क्रिया करते हैं उस समय यह सावधानी रखना चाहिए कि पौधे पर घाव कम से कम हो। इसके बाद अगला पॉइंट, बीजों को बुआई से पहले थायरम या कैप्टान कवकनाशी की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इस्तेमाल करके बीज को उपचारित करना चाहिए। ठीक है, तो आप हार्टिकल्चर का में इसका यूज हर जगह शायद लगभग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं एग्जैक्ट याद रहेगा तो आप लोग इसी का यूज कीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बीजों की बुआई से पहले क्या करना चाहिए, थायरम या कैप्टान से कवकनाशी की 2 से 3 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से इस्तेमाल करके बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% या बोर्डो मिश्रण 1% या मेटलैक्सिल, ठीक है, मेटलैक्सिल से ड्रेचिंग करना चाहिए। ड्रेचिंग मतलब क्या होता है समझिएगा। ड्रेचिंग मतलब होता है यह पौधा है, ठीक है, पौधे के पास की मिट्टी है तो इस मिट्टी को मिलाकर पानी में इसके आसपास के क्षेत्रों में डालेंगे उस पानी को। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रेचिंग। तो इसका मैनेजमेंट समझ में आया। रोगग्रस्त पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर निकाल कर तथा उन्हें गहरे जला देना चाहिए अथवा मिट्टी में गहरा दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। पौधों का पुनर्रोपण उन्हीं गड्ढों में नहीं करना चाहिए जहाँ पर उसे पहले उगाया गया था। पौधे को सूखी मिट्टी में उगा कर पानी देना चाहिए, इससे रोग कम लगता है। खेत से खरपतवार उगाड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए या किसी क्रिया करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में रोग कम से कम चोट कम से कम लगे। बीजों की बुआई से पहले थायरम या कैप्टान कवकनाशी की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इस्तेमाल करके बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% या बोर्डो मिश्रण 1% या मेटालेक्सिल 0.1% से ड्रेचिंग करना चाहिए। तो यह आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था पपीते का फूट रॉट और स्टेम रॉट के बारे में मैंने आप लोग बता दिया। उम्मीद करते समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो और भी चाहिए यदि सब्जेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।